रोजगार मध्य प्रदेश में है ही नहीं है। सरकार सब कुछ प्राइवेट करना चाहती है। सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का है। शिवराज जी हैं जो जनता को मामू बनाते थे और अपने को मामा स्थापित करते रहते हैं बार बार। मेरा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना। सबसे ज्यादा गंदी भाषा का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जिनके आदर्श हैं, अखिलेश यादव जिनके रोल मॉडल हैं, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के आधार स्तंभ, पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात पसीना बहाने वाले नेता। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनोज यादव की। मध्य प्रदेश में रच बस गए, यहीं पे उनकी पैदाइश है। वो सपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। वो मध्य प्रदेश के सपा के प्रमुख महासचिव रह चुके हैं। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव सपा के टिकट पर विदिशा सीट से लड़ा था। 2023 में विधानसभा चुनाव में उन्हें छतरपुर जिले की बिजावर सीट से प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि बाद में रेखा यादव को टिकट यहां से दिया गया, बदला गया। आज पॉलिटिक्स वाला शो राजनेता में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश प्रमुख डॉक्टर मनोज यादव। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉलिटिक्स वाला, जो आपका नाम भी पॉलिटिक्स का है जी। आपने, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे आने का मौका मिला और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि पॉलिटिक्स में ऊंचाइयों पर जाए और देश का और प्रदेश का नंबर 1 चैनल बने आपका। मनोज जी, शो की शुरुआत करते हैं और आपसे जो पहला सवाल मेरा है वो यही है कि मध्य प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है वो किसी से छिपी नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है। पार्टी को दोबारा जमीन पर मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप किस तरह की काम कर रहे हैं और किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी कमजोर नहीं, न थी न है जी। समाजवादी पार्टी के अगर 100 कार्यकर्ता भी हैं जी, तो दूसरी पार्टियों के 1000 कार्यकर्ताओं पे भारी होते हैं जी। ये इस बात को पूरा देश जानता है। आप अगर देखेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में एक समय में हमारे 8 MLA रहे जी। और वो पुराना जो अगर गढ़ देखें तो समाजवादियों का, जो पुराने समाजवादी लोग रहे हैं, तो मध्य प्रदेश उनका भी गढ़ रहा है जी। और अभी लगातार 1 साल से, जब से मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिम्मेदारी दी है जी। तो पूरे प्रदेश में जगह जगह जनता की आवाज उठा के, जहां लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, हम लोग हर जिले में दौरे कर रहे हैं और संगठन को बना रहे हैं। अभी 50 जिलों में हमारा संगठन कंप्लीट हो चुका है जी। और हम लोग उसको विधानसभा स्तर और बूथ स्तर तक लेके जा रहे हैं जी। जिससे समाजवादी पार्टी अब आपको कमजोर नहीं दिखेगी जी। और अभी इसी 1 तारीख को हम लोगों ने 1 अगस्त को विशाल विधानसभा घेराव भी किया था, जो पूरे भोपाल ने देखा कि भोपाल की सड़कों पर सभी जगह समाजवादी पार्टी का झंडा और लाल टोपी दिखाई दे रही थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने देश में की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाया है जी। मैं आपके माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उन्होंने जो पीडीए विचारधारा स्थापित की है जी। जो हर वर्ग के लोगों को वो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब को संविधान के बचाने की बात कर रहे हैं, तो उस कड़ी में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा जरूरत है पीडीए विचारधारा की, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाने के लिए। तो उस रूप में समाजवादी पार्टी आज सर किसी की मदद के लिए जमीनी स्तर पे और प्रैक्टिकली खड़ी रहती है। जहां को लगता है किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो सबसे पहले वहां आज की डेट में समाजवादी पार्टी पहुंच रही है। मनोज जी, उत्तर प्रदेश के जो सटे क्षेत्र हैं, जिले हैं जी, वहां पर समाजवादी पार्टी को हमेशा से फायदा होता रहा है। वहां पर उम्मीदवार कई बार जीते भी हैं और नहीं भी जीते हैं तो उन्होंने जो विपक्षी पार्टी हैं उनको टक्कर दी है। लेकिन जो बाकी प्रदेश है वहां पर पार्टी उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाई है समाजवादी पार्टी जैसा उसको करना चाहिए। इसके लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाए? समाजवादी पार्टी
नहीं, बाकी प्रदेशों में भी अच्छा रहा है। अभी भी महाराष्ट्र में देखें तो हमारे 2 एमएलए हैं जी महाराष्ट्र में। जी ठीक है ना। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में हमारे एमएलए थे, जी विजावर सीट से ही जीते थे। जी जी उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए। जी अभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी न करती तो खजुराहो लोकसभा से पहले मेरा स्वयं का टिकट हुआ जी था। जी बाद में बदला गया, हमारी पार्टी की जो मीरा यादव जी हैं, विधायक रही हैं यहाँ से, जी, उनको दिया गया था। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की जो हत्या करती है, जी दबाव में उनका पर्चा कैंसिल कराया। तो उसके बाद में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का चुनाव क्षेत्र था खजुराहो लोकसभा सीट, सभी जानते हैं। जी जी तो वो एक तरह से वॉकओवर मिल गया था उनको। जी। नहीं तो इस बार निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी संसद में भी मध्य प्रदेश में खाता खोलती। और अभी भोपाल में भी हम लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जो जी पूरे प्रदेश की आपने बात की। जी जी विदिशा में भी कर रहे हैं, रायसेन में भी कर रहे हैं, इंदौर में भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई जिला नहीं है जहां हम जी लोग पार्टी को मजबूती प्रदान नहीं कर रहे। जी अभी भी जो विधानसभा घेराव 1 अगस्त को हम लोगों ने रखा था, इसमें छिंदवाड़ा से काफी संख्या में लोग आए थे, हमारे धार से, इंदौर से, झाबुआ से, मंदसौर से, जी सभी जगह से। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से कार्यकर्ता इस घेराव में शामिल नहीं हुए। तो आप निश्चित तौर पर जब पूरे 55 जिलों से पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं तो पार्टी निश्चित तौर पर मजबूत ही है। और आने वाले समय में हम लोगों ने संकल्प लिया है जी कि 2028 में अभी समय है हमारे पास, अभी 3 साल तो हैं ही पूरे पूरे। जी तो तब तक हम लोग जब बूथ स्तर तक टीम को इतना मजबूत करेंगे कि 2028 में जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार है, जो लगातार 21 साल से जमी हुई है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम समाजवादी पार्टी ही करेगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है, उसके लिए अभी से जमीनी लेवल पर कार्य करना है। और उनके दौरे भी समय समय पर लगते रहेंगे। अभी जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर भी उनका दौरा मध्य प्रदेश में लगेगा। जी मनोज जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि कई जिलों में पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है, चाहे वो विदिशा हो, रायसेन हो, और जो दूसरे जिले हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चुनाव के एन वक्त पर जो टिकट है वो बाहरियों को दे दिया जाता है। कांग्रेस से कोई आ गया, वहां से उनको टिकट नहीं मिला, वहां के बागी हैं, भाजपा के बागी हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। ऐसा इतिहास रहा है, पिछले कुछ सालों में हमने ऐसा देखा है। ऐसे में कहीं वो जो कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, वो खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करता, क्योंकि वो 5 साल मेहनत करे कार्यकर्ता, और एन वक्त पर जो बागी हैं दूसरे पार्टी के आते हैं और जीत जाते हैं, और जीत के बाद फिर वापस वहीं चले जाते हैं। बहुत अच्छा राशिद जी आपने सवाल पूछा है जी कि ऐसा होता रहा है। लेकिन अभी मैं भरोसा दिलाता हूं मध्य प्रदेश के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और यहाँ के जनता को जी कि अब समाजवादी पार्टी जमीन पे अभी से काम कर रही है। अभी कोई चुनाव नहीं है। पहले ये भी कहा जाता था अभी पिछले 10 साल में कि समाजवादी पार्टी चुनाव के टाइम पर सक्रिय होती है, जी लेकिन अभी से हम लोग सक्रिय हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट निर्देश है कि आप विधानसभा स्तर तक अभी से ही अपनी नियुक्तियां कर लीजिए, जी अपना संगठन को मजबूत कीजिए, और जिनको चुनाव लड़ना है वो अपने क्षेत्रों में सदस्यों को बनाएं, जनता की आवाज को उठाएं, जो पीड़ित है उसकी सहायता करें, और जो भी जन समस्याएं आती हैं उनको उठाएंगे। जो मूल कार्यकर्ता होगा, समाजवादी पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है और उसी निर्देश को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि वही होगा। और हमारे कार्यकर्ता अभी से मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे में अन्य दलों को छोड़ के भी काफी लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी 1 दर्जन से ज्यादा अधिक वर्तमान में सरपंच ज्वाइन कर चुके हैं। जी मतलब आप सोचिए, सत्ता में रहने के बाद जी, सबसे कठिन पोस्ट होती है सरपंच। जी जी बाकी कुछ एक्स एमएलए और कुछ और बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं जी वो भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। और अभी एक बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के पुराने, जी राष्ट्रीय महासचिव के पद पे थे, इंडिया संगठन के प्रभारी थे। जी जबलपुर से डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी भी ज्वाइन किए हैं, जी उनके साथ बड़ी टीम ज्वाइन की है। जी पहले बसपा और बीएसटी जो फूल सिंह बरैया जी की पार्टी थी, जी उसमें रहे डॉक्टर राजाराम बिजोल जी जो मिशन के व्यक्ति हैं, जी वो लगभग 8 जिलों की टीम के साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। तो सभी विचारधारा के लोग, पीडीए विचारधारा के लोग, सभी वर्गों के लोग
समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने भरोसा दिया है कि आपके साथ न्याय होगा, जो हमारा संविधान कहता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है तो पिछड़ों के साथ हुआ है, दलितों के साथ हुआ है, आदिवासियों के साथ हुआ है। जी आज भी मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण है जी पिछड़े वर्ग के लिए। जी जी आप तमिलनाडु में देखेंगे तो 50% आरक्षण मिला हुआ है। बिहार में 32% आरक्षण मिला हुआ और बिहार ने तो रिकमेंडेशन 43% की कर चुका है। जी तो इसी तरह बहुत सारे राज्य हैं। जी यूपी में भी 27% मिला हुआ है। जी लेकिन मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां ओबीसी के लिए, जबकि आबादी 52% से भी अधिक है, ओनली पिछड़े वर्ग की, जी लेकिन यहाँ पे हमेशा ठगा गया है जी और दोनों ही पार्टियों ने ठगा है, चाहे भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो। भाजपा तो एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बिठा देती है और अभी तक 4 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के बैठा चुकी है और सारा पिछड़े वर्ग का हक खा रही है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस ने इस तरफ कभी विचार नहीं किया, क्योंकि चाहती तो केंद्र में भी उनकी सरकार थी पहले और राज्य में भी थी, तो यहाँ पे उनका जो ओबीसी के साथ कम से कम 27% आरक्षण तो दे सकते थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की मांग है कि पिछड़े वर्ग की आबादी के हिसाब से 52% आरक्षण मिलना चाहिए और सामान्य वर्ग की भी आबादी, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम अगड़ों को भी देना चाहते हैं, जितनी जिसकी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है। तो उनकी आबादी के हिसाब से जो अगड़ों को भी आरक्षण दिया जाए, हम उसके अभी पक्ष में हैं। और आज जो आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा लगातार कई वर्षों से आरक्षण की मांग कर रही है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो मांग कर रहे हैं, तो सरकार पर दबाव बना तो अभी मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जी जी मेरा अगला सवाल भी वही था कि आपकी सर्वदलीय बैठक में आप भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने जो 2 दिन पहले बैठक बुलाई थी, उस बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, क्या एजेंडा तय हुआ ओबीसी वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए? जब सभी का दबाव बना जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने और उससे पहले माननीय नेताजी ने जो लोगों को न्याय दिलाने की बात, हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, शुरुआत की थी। मंडल कमीशन भी जो लागू हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का था हमारे। जी और हमेशा वो पिछड़ों की, दलितों की, जरूरतमंदों की हमेशा बात करते रहे। जिसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ उनके साथ नेताजी खड़े हुए। चाहे फूलन देवी जी को उदाहरण देख लें, जो वीरांगना हमारी फूलन देवी जी थी, उनके साथ अन्याय हुआ, लोग उनका नाम लेने से डरते थे, लेकिन माननीय नेताजी ने उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया और सबसे बड़ी संसद में बिठाने का काम किया। मान्यवर काशीराम जी जब 3 चुनाव हार गए थे तो उन्होंने कहा कि आप इटावा से लड़िए, और वहां से इटावा से उन्हें चुनाव जिताने का काम किया नेताजी ने। तो वो नेताजी किसी के विरोधी नहीं रहे हैं, उन्होंने एक पीडीए विचारधारा के लोगों को या किसी भी वर्ग के लोग रहे हों, उनको न्याय दिलाने की बात कही है। श्री अखिलेश यादव जी, आपने संसद में देखा होगा, उन्होंने कहा कि हमारा जातिगत जनगणना होनी चाहिए और चुनाव से पहले कहा था, संविधान बचाने की बात की। तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी दबाव में आई और उन्होंने जातिगत जनगणना कराने के लिए राजी हुई, आपने देखा होगा। उसी लाइन को लेके माननीय राहुल जी भी चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लाइन है, उसी को लेके, पीडीए की लाइन को लेके बाद में राहुल जी भी चल रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन उसी राह पे चल रहा है। आज बिहार में भी बड़ी रैली है, उसमें भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हुए हैं। तो उसी दबाव में आके मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई और कहा कि हम 27% देने के पक्ष में हैं, लेकिन कोर्ट की अड़चने हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि सरकार चाहे तो 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दे सकती है। आप 6 साल से होल्ड पद रखे हुए हैं पिछड़े वर्ग के लिए, 6 साल से लगभग 27,000 पद होल्ड पे है, और जो 6 साल में जो अभ्यर्थी हमारे, जो हमारा नौजवान है ओवर एज हो जाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो समाजवादी पार्टी की मांग है कि जो 27% आरक्षण तो लागू किया ही जाए, और इनके जो वकील हैं वो उनको समझ में नहीं आता क्या परेशानी है, जो महाधिवक्ता है सरकार की तरफ से, उन्होंने अभी आप देखेंगे कि एमपीपीएससी में गलत एफिडेविट दे दिया था, फिर बाद में माफी मांगी है और उसमें सुधार किया है। तो इसी तरह पिछड़े वर्ग का जो आपने गलती की है भारतीय जनता पार्टी के लोगों, यहाँ के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं और आप पिछड़े वर्ग के हित की बात करते हैं, तो आप क्यों नहीं लागू करवा देते?
आपने बैठक तो बुलाई है, लेकिन जब धरातल पर रिजल्ट आएगा तब हम लोग उसको मानेंगे जी। क्योंकि आपकी मंशा दिखती है, लेकिन ऊपर वाले करने देंगे तब तो आप कर पाओगे। या केवल भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जुमला पार्टी है एक तरीके से कि जुमला बन के रह जाएगा, तो बैठक सार्थक हुई। और सभी दलों ने, चाहे कांग्रेस रही हो, कोई भी दल रहा हो, आम आदमी पार्टी भी थी, सभी लोगों ने एक सहमति में कहा कि हम लोग पक्ष में, हमारे लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम भागीदारी जो 52% है जी। अनुसूची 9 है संविधान में जी। उसमें ये नियम रहता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को उसका प्रपोजल भेजती है और केंद्र सरकार प्रस्ताव लाकर उसको अनुसूची 9 में डाल देती है पास करा के। उसके बाद कोई कोर्ट की अड़चन नहीं रह जाती है। तो संख्या के आधार पर जब तमिलनाडु दे सकता है 50% आरक्षण, तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं दे सकता? तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि 52% आरक्षण मिलना चाहिए और प्राइवेट संस्थानों में भी मिलना चाहिए। और सरकारी नौकरियां तो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में खत्म हो चुकी हैं। तो जहां आप आउटसोर्सिंग पे जो लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, तो उसमें भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, चाहे किसी वर्ग के लिए हो, आरक्षण मिलना चाहिए। मनोज जी, आपने आरक्षण की बात की है, पिछड़ा वर्ग को के साथ अन्याय की बात की है, आपने भाजपा का नाम लिया, आपने कांग्रेस का भी नाम लिया। बिल्कुल। कांग्रेस जिनकी रैली में वोटर जो बिहार में रैली चल रही है राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, वहां पर आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव आज शामिल हुए। वहां नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी के जो हैं वो रिश्ते कैसे हैं और इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इसके बाद मेरा अगला सवाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी होगा। 2023 में जो कांग्रेस ने सीटों की जो शेयरिंग है नहीं की थी। अभी हमारे और जीतू पटवारी जी के रिश्ते अच्छे हैं जी। हम लोग डिस्कस भी करते हैं जहाँ करना होता है जी। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य अभी हमारी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। जी। जी। और पिछले चुनाव में जो आपने कहा 23 में, जी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल बहुत बड़ा है। जी। जी। और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। जी। तो बड़े भाई की तरह कांग्रेस को अपनी भूमिका हमेशा निभानी पड़ेगी। जी। जबकि देखा जाए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा बड़ा दिल करके इनको अच्छी सीटें देते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी इनको 18 सीटें दी जो इनकी बनती नहीं थी। अगर डाटा के हिसाब से डेटा के हिसाब से देखा जाए, जो डेटा है उसके हिसाब से देखा जाएगा तो नहीं बनती थी। इसी तरह हम लोगों ने जो 23 के चुनाव में कांग्रेस से जो सीटें मांगी थी वो मांगी तो ज्यादा थी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप जो है ना 7-8 सीटें ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बननी चाहिए। मेरा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना है। बाद में कांग्रेस ने कहा कि हम आपको 5 सीटें देंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनका कोई बात नहीं, सीटों का अंतर नहीं है। हमारा उद्देश्य है, समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है कि केवल भारतीय जनता पार्टी को हराना है और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनना चाहिए, आपका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ जी से स्पष्ट कहा उन्होंने और मेरे से भी कहा, क्योंकि मैं भी पार्टी का प्रमुख महासचिव था पिछले उसमें। तो उस कमेटी में 4 लोगों की कमेटी थी, उसमें मैं भी शामिल था। तो बात भी हुई, सभी ने अच्छी बातें की। हम लोग 12 बजे तक मीटिंग भी चली। माननीय कमलनाथ जी के साथ मिले, फिर दिग्विजय सिंह जी से मिले, फिर सुरजेवाला जी, तीनों के साथ अलग अलग मीटिंग हुई। उन्होंने कहा भी था, अखिलेश जी ने इस बात का जिक्र भी किया था और तीनों ने सहमति भी जताई। लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपनी घोषणा कर दी, जो हमने सीटें मांगी थी उन पे भी कैंडिडेट घोषित कर दिए। तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, आप देखेंगे। और कमलनाथ जी ने तो कुछ बोला भी था। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अपनी गलती को न दोहराए और समाजवादी पार्टी अपना जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जब हमारी मजबूती होगी तो निश्चित तौर पे हम लोग नहीं चाहते, हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बाहर करना। 2023 में भाजपा क्यों जीती और कांग्रेस क्यों हारी, उसके आपकी नजर में क्या वजह है, कारण? उसमें कई कारण हैं कि कांग्रेस की जो कमियां रही उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है। यदि आप देखेंगे तो पहला कारण यही है कि समाजवादी पार्टी के साथ समझौता नहीं किया, इससे भी उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आप देखेंगे तो क्योंकि वोट का एक बंटवारा होता है और उसी दबाव समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस टाइम पे आप देखेंगे तो एंड टाइम पे फिर कैंडिडेट जहां से जो मिला वो लिया।
जो आपने आप बात कही ना कि जी, कैंडिडेट इधर इधर जी, से आते जी, हैं उधर से जी, आते जी, हैं, जी, तो वो कैंडिडेट को जहां से जो आया फिर लेना पड़ा जी, जी, मजबूरी में जी, कि भाई हमें भी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा के रखना है। जी, जबकि इन्होंने 1 साल पहले से ही आश्वासन दे के रखा था कि हम लोग समझौते के साथ मिलजुल के चुनाव लड़ाएंगे। जी, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पहले तो 25 सीटों की बात हुई थी, लेकिन बाद में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, हाँ हम लोग नहीं सहमत थे इस चीज जी, पे जी, कि हम लोग इतनी कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, जी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमें भाजपा को हराना है तो मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो जी, सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी को जो वॉक ओवर मिला वो ये मिला कि हम अलग लड़े और कांग्रेस अलग लड़ी। मिलकर लड़ते तो शायद फायदा मिलकर लड़ते तो उसका परिणाम कुछ और होता। जी, दूसरा देखेंगे तो इन्होंने खुद के ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आपस की लड़ाई में ठीक नहीं की है, जी, वर्ग की भागीदारी के अनुसार टिकट नहीं की है, जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। जी, तो उस वर्ग की भागीदारी के हिसाब से भी टिकट बांटे जाते तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में होती। बिल्कुल। 3 दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री की मां को लेकर कथित तौर पर जो गलत बयानी हुई, और ऐसा आमतौर पर देखा जा रहा है कि जो वर्तमान में राजनीति है वहां पर शुचिता जो है वो खत्म होती जा रही है। आपसी जो रिश्ते हैं वो जनता के सामने तो कम से कम ऐसे जाते हैं कि बहुत बेहतर नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी को लेकर भी जो बीजेपी अभियान चलाती रही है कि टोटी चोर कहती गई कुछ, इसको लेकर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां की बात हो, जी, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की बात आए, चाहे सोनिया गांधी जी की जी, बात हो, चाहे हमारे श्रद्धेय नेताजी की बात जी, हो, कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये किसी भी व्यक्ति की या पार्टी की ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इन सब की शुरुआत जो है ना, वो सबसे ज्यादा गंदी भाषा का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप देखेंगे कितने बार ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का अपमान कर चुके हैं, राजीव गांधी जी का अपमान कर चुके हैं, जी, जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान कर चुके हैं, जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं ये लोग बार बार। अभी आप देखेंगे संविधान का श्रेय ही नहीं देना चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी एक मुद्दा आया था बीच में, जी, इसी तरह हमारे श्रद्धेय नेताजी के बारे में भी इनकी पार्टी के नेता कुछ बोल जाते हैं। जो टी राजा है इनका, एक अभी बीच में जी, बोला जी, था तो उसके लिए हैदराबाद, हमें, हाँ, हैदराबाद का पार्टी से भी बाहर किया है इन्होंने। जी, जी, तो इनका कंट्रोल नहीं है ऐसे लोगों पे। तो इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो सत्ता पक्ष होता है सबसे ज्यादा उसी की होती है। जी, जबकि सबसे ज्यादा जो हेट स्पीच अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही देते हैं, और वो किस स्तर तक जाते हैं वो उस स्तर का अंदाजा आप लगा नहीं सकते हो। जी, आप जी, खुद देखते हैं चीजों को। जी, लेकिन आज की डेट में क्योंकि उनका तंत्र बड़ा है तो गलतियां उनकी छुपाई जाती। तो समाजवादी पार्टी का स्पष्ट कहना है, और मेरा व्यक्तिगत तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आपने कभी भी किसी के खिलाफ, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आज तक किसी भी नेता के खिलाफ जी, ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला है। न हम चाहते हैं कि ये किसी की तरफ से भी हो, शुरुआत कोई भी करे, लेकिन अब बिल्कुल, अपने को संयम रखना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। जाहिर है मनोज जी, ये जो हेट स्पीच हो या इस तरह के जो विवादित बयान हो, हिंदू मुस्लिम करना हो, ये मुद्दों से भटकाने को लेकर के लिए ये होते हैं, ये जनता भी जानती है। मध्य प्रदेश में आपकी नजर में आज सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? भाजपा लगातार सरकार में है, आपकी नजर में विपक्ष में होने के नाते, विपक्षी दल होने के नाते प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी नजर में मध्य प्रदेश में आज सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का है जी, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो रोजगार मध्य प्रदेश में है ही नहीं है। जी, कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं है। जी, पहले जो शिवराज जी हैं जो जनता को मामू बनाते थे और अपने को मामा स्थापित करते रहते हैं बार बार, जी, केवल उन्होंने मध्य प्रदेश को मामू बनाया है। अभी उसी राह पे मोहन जी चल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक धरातल पे कितने उद्योग धंधे स्थापित हुए? जी, अभी तक जो डाटा है कि कभी भी 15% से ऊपर इनका सरकार का नहीं गया है, जो इनका डेटा है कभी भी नहीं गया है। जी, तो सबसे बड़ा बेरोजगारी की समस्या है जो ये सरकार कभी हल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लोग तो प्राइवेट
सशक्तिकरण करना चाहते हैं, जी। चाहे केंद्र की सरकार हो इनकी। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है कि जब प्राइवेट में नौकरियां चली जाएंगी तो रोजगार लोगों को कहाँ से मिलता है, जी। और प्राइवेट वाला तो अपने हिसाब से रखेगा। जी। आजकल ऑनलाइन से लेके सारी चीजें इतनी इजी अवेलेबल हो गई हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो उनका इस्तेमाल कम किया जा रहा है, मशीनें भी बढ़ रही हैं। जी। तो ऐसे समय में सरकार को सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। जी। स्कूल कॉलेज ये लोग बंद करते जा रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा है जी। कि स्कूल और कॉलेज जो हैं जो सरकारी बंद किए जा रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जी। योगी जी ने घोषणा की थी कि बंद करने वाले हैं, फिर समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला लगाई जी। जगह जगह, जी। देखा होगा आपने। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा। तो ये सरकार सब कुछ प्राइवेट करना चाहती है, यानी शिक्षा को भी प्राइवेट में जब दे देगी तो गरीब का अपना बच्चा है वो क्या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकारी स्कूलों का भी है, शिक्षा का है। तो प्राइवेट में गरीब नहीं पढ़ा सकता, बेचारे के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती है। सरकारी स्कूल में तो फ्री में पढ़ाया जाता है। जी। तो ये मुद्दा होना चाहिए कि सबसे पहले सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचरों की व्यवस्था की जाए जी। और बच्चों के लिए ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे सारे लोग प्राइवेट स्कूल से निकल के सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे। इसके बाद महंगाई का मुद्दा है। आज भी देखेंगे तो वो देश में सबसे ज्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा टैक्सेस अगर लगते हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार लगाती है, जबकि आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से खनिज संपदा, माइनिंग से लेके सब कुछ है मध्य प्रदेश में, लेकिन सरकार महंगाई खुद बढ़ाना चाहती है और लगातार 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीसरा विकास का मुद्दा है। रोड में जहां जाओगे वहां गड्ढे मिलेंगे आपको, हमारे आवारा जानवर इतने मिलेंगे कि डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल ही मैं छतरपुर जिले में था तो रोड पे मैंने देखा कि कई गाय, हमारी गाय माता की बात करते हैं ये लोग, तो हमारी गाय माता एक्सीडेंट में मारी गई, कल ही मैंने देखा। जब भी आप निकलोगे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट मिलेंगे। तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी का इस पर ध्यान नहीं है। और इन सारों का अगर देखेंगे तो जो प्लान बनाया था और उसको धरातल पे उतारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी के ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, जितने उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए। और चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे एक्सप्रेस वे की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, जो इन्होंने तो लाडली बहना का जो पैसा देना शुरू किया है वो अभी किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी तो हमारी माताओं को पेंशन दी, वृद्धा पेंशन दी, उन्होंने विधवा पेंशन दी और बहनों को पेंशन दी और बेरोजगारी भत्ता भी दिया और विकास के एक से एक बड़े काम किए उन्होंने, जो आज तक देश में कोई नहीं कर पाया है। चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे 100 डायल की बात हो, चाहे आपकी जो जननी सुरक्षा योजना जो चल रही है, ये भी उत्तर प्रदेश में तो आप फोन कीजिए हर गर्भवती महिला के लिए उपलब्ध थी। तो आगे मध्य प्रदेश में जो आपने कहा, यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, और साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक और आपने जो समस्या पूछी वो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, जो भूमिहीन लोग हैं किसी भी वर्ग के हों, जिनको कुछ पुरानी सरकारों में पट्टे दिए गए थे, आज तक कब्जे नहीं मिले हैं, और जो लोग जिनके पास जमीन नहीं है, जंगलों में रह रहे थे, स्वाभिमानी लोग हैं, जो 50 साल से जहां जमीनें कर रहे हैं, तो उन्हें सरकार वन विभाग की जमीनों के नाम पे अलग करना चाहती है। लेकिन ये सरकार का नियम है कि जो 20 साल 25 साल से अधिक लोग जहां रह रहे हैं तो उनको उसको पट्टा दिया जाना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी का एक नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारे गरीब भाइयों की है, हमारे दलित भाइयों की है, पिछड़े भाइयों की है और आदिवासी भाइयों की है, तो सरकार उनको उनके पट्टे देने चाहिए। अगर ये सरकार नहीं देगी तो आने वाले समय में जब हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो निश्चित तौर पर ये जमीनों में आपको पट्टे देने का भी काम करेंगे और साथ में कब्जा दिलाने के भी काम करेंगे, केवल घोषणा नहीं करेंगे। ये मैं आप सभी से, मध्य प्रदेश की जनता से वादा करना चाहता हूं और आपकी सेवा में समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। जब भी कोई मुद्दा हो आप हम तक आएगा तो हम बिल्कुल सबके साथ खड़े रहेंगे। मनोज जी, आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो मौजूदा राजनीति है उसमें लोभ लालच का बड़ा मामला रहता है कि दल बदल बहुत चलता है। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में। आपको कभी भाजपा से ऑफर हुआ हो या आपका खुद का मन हुआ हो कि यहाँ इतनी मेहनत करने से बेहतर है कि, क्योंकि ये आज चलन में है कि नेता बहुत जल्दी दल बदलते हैं
दिल बदलते हैं और फिर रातों रात कहें कि स्टार बन जाते हैं। बिल्कुल, ये आजकल की राजनीति चल रही है जी और ये ऑफर आज से नहीं, जी पिछले 10 साल से लगातार आते रहते हैं। जी 4 चुनाव में आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आ जाइए इस पार्टी में, आ जाइए, जी यहाँ टिकट मिल जाएगा, यहाँ ये मिल जाएगा। इवन जी ये लोकसभा का टिकट खजुराहो से हुआ था, जी तभी भी बहुत सारे ऑफर आए। लेकिन समाजवादी लोग, मैं उनका माननीय अखिलेश यादव जी का सच्चा सिपाही हूँ जी और जब तक शरीर के अंदर जान है और खून है, उनके साथ में रहूंगा हमेशा, क्योंकि ऐसा कोई पैसा नहीं बनाया है जो मुझे खरीद सके और समाजवाद की विचारधारा को खरीद सके। और मैं ईमानदारी के साथ जो भी जिम्मेदारी रहेगी हमेशा निभाता रहूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे राजनेता शो में। आज हमारे साथ थे डॉक्टर मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष। बहुत मुद्दों पर बात की, मध्य प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर बात की, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, समाजवादी पार्टी की कमजोरियों पर भी बात की और यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में कैसे समाजवादी पार्टी आने वाले समय में मजबूत होगी और सरकार बनाने में अहम रोल अदा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राशिद जी, और पॉलिटिक्स वाला के लिए, आपके चैनल के लिए, पेपर के लिए, सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही जनता के मुद्दों को उठाते रहें और समय समय पर सवाल पूछते रहें। जी धन्यवाद। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी कमेंट कर ये प्रोग्राम कैसा लगा, यहाँ के सवाल कैसे लगे, जवाब कैसे लगे, हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।